सो हेलो, जय महाराष्ट्र, वेलकम टू फिजिक्स पढ़ाई एकेडमी। और आज हम लेके आ चुके हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 का टॉपिक नंबर 2, जहां पे हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किस तरीके से जो हम लोग फूड कंज्यूम करते हैं उससे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो इससे पहला वाला जो टॉपिक था उसके अंदर हम लोग ने इंट्रोडक्शन देखा था कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन लोगों को एनर्जी की जरूरत होती है फॉर कैरिंग आउट डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज इन लाइफ प्रोसेस, राइट। तो ये सारे चीज हम लोग ने इंट्रोडक्शन के केस में टॉपिक नंबर 1 में देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है टॉपिक नंबर 2, इसके अंदर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले। आप देख सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन, किस तरीके से जो हम फूड को कंज्यूम करते हैं वो फूड से एनर्जी हमारी बॉडी किस तरीके से बनाती है, ये चीज को हम समझेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला, तो सब लोगों को ये टॉपिक को, ये सेशन को लास्ट तक देखना, सो दैट आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नोटबुक पेन ले लो, मेरे साथ नोट्स बनाते रहो, मेरे साथ सीखते रहो, फिजिक्स पढ़ाई एकेडमी के साथ सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है कि किस तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को कंज्यूम करते उससे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो मैंने एक चीज आपको बताया था कि एनर्जी का प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ फूड खाने से काम नहीं होता है, उसके साथ एक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो जो फूड होता है वो फूड के साथ हम लोगों को ऑक्सीजन मिलता है और इसके मिलने से, फूड और ऑक्सीजन के मिलने से एक एनर्जी प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, वो चीज हम देखेंगे। तो ये जो एनर्जी प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है ये अलग अलग स्टेप में होता है, बहुत इजी तरीके से आपको बताने वाला, ध्यान से देखना। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर देखो यहाँ पे जरा ध्यान से, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन। तो आप लोगों को पता रहना चाहिए कि एनर्जी प्रोडक्शन का जो रोल है, ये रोल बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये माइटोकॉन्ड्रिया, आप देख सकते हैं ना, हमारे सेल के अंदर होता है। कौन है ये? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है ये? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारा बॉडी जो फूड यूज करता है वो फूड को एटीपी के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। ये एटीपी से हमें एनर्जी मिलती। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ये क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारे चीज मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि हमारा बॉडी जो होता है वो एनर्जी बनाने के प्रोडक्शन में एक्चुअल में कौन से फॉर्म में सारे चीज को कैरी आउट करता है। तो सारे चीज को केमिकल के फॉर्म में कैरी आउट किया जाता है। तो सबसे पहले एक बेसिक सा पिक्चर बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फूड को कंज्यूम करेंगे, राइट। तो मैंने कल आपको बताया था जो भी हम फूड को कंज्यूम करते हैं उसके अंदर से हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फैट्स मिलते हैं, लिपिड्स मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं, राइट। तो ये जो आप लोगों को चीजें मिल रही है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, ये न्यूट्रिएंट्स के अंदर ऑक्सीजन मिलता है और ग्लाइकोलिसिस होता है, जिससे हम लोगों को एनर्जी मिलता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जो कि पूरी तरीके से केमिकल है। तो जो मैं कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा हूं, जो मैं प्रोटीन की बात कर रहा हूं, जो मैं लिपिड्स की बात कर रहा हूं, ये सारे चीज क्या होते हैं, केमिकल्स ही होते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी एनर्जी भी केमिकल के फॉर्म में ही प्रोड्यूस करता है और वही एनर्जी केमिकल के फॉर्म में यूज करता है टू कैरी आउट डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी। ठीक है, तो ये एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है, ये प्रोडक्शन में कौन कौन से चीजें इन्वॉल्व है उसको देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट ये कहां से मिलते हैं, मैंने कल बताया था, जो हम फूड कंज्यूम करते हैं, लाइक राइस हो गया, चपाती हो गया, जवार, बाजरा, ये सारे चीज जो हम कंज्यूम करते हैं इससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट एक न्यूट्रिएंट्स है। ये कार्बोहाइड्रेट की हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम एवरी डे आर मेनली यूटिलाइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। देखो, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए किसको हम यूटिलाइज करते हैं, हम यूटिलाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट कहां से मिलेगा, जो हम फूड खा रहे हैं वहां से मिलेगा, राइट। वही कार्बोहाइड्रेट मेन रोल प्ले करता है एनर्जी प्रोडक्शन में। ठीक है, दिस एनर्जी इज ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो कार्बोहाइड्रेट जो हम यूज कर रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर बहुत सारे एक्शंस होते हैं, वो एक्शंस के रिजल्ट दरमियान हम लोगों को रिजल्ट में एनर्जी जो मिलता है वो एटीपी के फॉर्म में, केमिकल के फॉर्म में। हमारा बॉडी जो एनर्जी बनाता है कोई अलग इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं होता, केमिकल होता है। वो क्या बनाता है, केमिकल बनाता है। वही केमिकल से एनर्जी यूज किया जाता है अलग अलग प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए। ठीक है, एटीपी के फॉर्म में होता है। फॉर दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है कौन सा, कार्बोहाइड्रेट से एटीपी बनाना। एटीपी क्या है, केमिकल। ये केमिकल क्या है, हमारे बॉडी का एनर्जी है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट से एटीपी बनाने का प्रोसेस जो होता है वो बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व करता है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस। देख सकते हैं, फॉर दिस प्रोसेस जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इट ऑक्सीडाइज, यही ऑक्सीडाइजेशन होता है। यानी कि जो हम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहे हैं वो ग्लूकोज, उसको नाम दे दो अभी, वो ग्लूकोज के अंदर ऑक्सीजन ऐड होता है, उसका ऑक्सीडाइजेशन होता है और फिर हम लोगों को अलग अलग केमिकल्स मिलते हैं जो एटीपी के फॉर्म में बाद में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बाय स्टेप इन द सेल, दिस इज कॉल्ड ए सेलुलर रेस्पिरेशन। जब भी कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी बनाने का प्रोसेस चलता है ऑक्सीडेशन मेथड से, यानी कि हमारे सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट है,
ऑक्सीजन आया, अब ये दोनों मिक्स होकर एनर्जी बना रहे, इस प्रोसेस को बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। और मैं आपको बता दूं ये सेल के अंदर होता है। कहां पे होता है? सेल के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो एनर्जी स्टोर होता है, ठीक है, सेल के अंदर होता है, ठीक है। कहां पे होता है? सेल के अंदर होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन अकर अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय टू मेथड, दिस टू मेथड्स आर एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व, और एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता। अब बात को क्लियरली समझो, देखो हमारा मेन एम क्या है? हमारा मेन एम है जो हमने फूड को कंज्यूम किया है उससे एनर्जी बनाना। मैंने जो फूड को कंज्यूम किया है उससे मेरे को क्या मिला है? उससे मेरे को मिला है एक केमिकल जिसको मैं कार्बोहाइड्रेट बोलूंगा, जिसको मैं ग्लूकोज का भी नाम दे सकता हूं। अब ये ग्लूकोज मेरे सेल में गया है, मेरे सेल में जब मैं ब्रीदिंग कर रहा हूं वहां से ऑक्सीजन आ रहा है, सेल में ऑक्सीजन और जो ग्लूकोज है ये मिल रहे हैं। इस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस बोलो या ऑक्सीडेशन बोलो। इससे हम लोगों को क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। अब ये जो प्रोसेस हो रहा है, कौन सा? ग्लूकोज और ऑक्सीजन के मिलने का, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन या तो सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब ग्लूकोज से एनर्जी बनाना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जरूरी नहीं ऑक्सीजन हो, ठीक है, एनर्जी बनाना, इस प्रोसेस को सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये सेलुलर रेस्पिरेशन सेल के अंदर होता है, दो टाइप का हो सकता है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन जहां पे ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन जहां पे ऑक्सीजन नहीं इन्वॉल्व होता है। क्लियर हो गया? तो एक एक करके दोनों जो रेस्पिरेशन है उसे समझेंगे। पहला क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो हम लोग सबसे पहले किसको समझेंगे? हम लोग सबसे पहले समझेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। अब समझो एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या? जो हम लोग ने ग्लूकोज कंज्यूम किया, जो हम लोग ने कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम किया है, कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप ग्लूकोज होता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो हमें खाने से मिलता है वो एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, ग्लूकोज हमारे सेल में जाता है। तो ये ग्लूकोज जो होता है इसके ऊपर ऑक्सीडाइजेशन होता है, ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है। ये प्रोसेस जो होता है इसको ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। फिर ग्लाइकोलिसिस के बाद और एक स्टेप होता है उसमें, फिर और एक स्टेप होता है, फिर जाके वो चीज एक केमिकल एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है, उसी को एनर्जी बोलते हैं। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज से एनर्जी तक का जो सफर होता है ये तीन स्टेप इन्वॉल्व करते हैं। क्या? तीन स्टेप। देखो एरोबिक रेस्पिरेशन, ये एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। अगर मैं एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करूंगा तो ध्यान रखना आपको ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात हम नहीं कर रहे, अभी हम सीखेंगे इस वाले चैप्टर में, सॉरी नॉट चैप्टर बट लेक्चर में एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में सीखेंगे। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन इन्वॉल्व होगा? ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगा। तो ऑक्सीजन इन्वॉल्व होने से लेके एनर्जी प्रोडक्शन तक का जो सफर होता है वो तीन स्टेप में होता है। कौन कौन सा स्टेप है? सबसे पहले आप देख सकते हैं क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस होगा। क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस। यानी में यहां पे ग्लूकोज के साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, यानी कि ऑक्सीजन ऐड होगा। उसके बाद देख सकते हैं आप ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, एक साइकिल होता है, चेन रिएक्शन होता है जिसको क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, समझाऊंगा क्या होता है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जब ये दूसरा स्टेप खत्म हो जाता है तो जो भी प्रोडक्ट आता है, देखो पहला ग्लाइकोलिसिस है, इसमें जो भी आपको केमिकल नया बनेगा, ग्लूकोज था पहले, ग्लाइकोलिसिस हुआ, नया केमिकल बनेगा। वो नया केमिकल के ऊपर क्या होगा? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का साइकिल, यानी कि क्रेब्स साइकिल होगा। ये स्टेप से जो प्रोडक्ट नया केमिकल मिलेगा उसके ऊपर वापस से नया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन होगा। अब जाके आप लोगों का ग्लूकोज पूरी तरीके से एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। आया बात समझ? चलो इसको एक एक करके स्टेप को मैं समझाऊंगा। तो वापस से एक बार ध्यान देना है आप लोगों को, ग्लूकोज से लेके एनर्जी तक का सफर कैसे तय करना है? तीन प्रोसेस है। पहला क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस होगा। क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस होगा। सेकंड क्या होगा? सेकंड होगा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल। तीसरा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। क्लियर? चलो एक एक करके मैं तीनों स्टेप जो इन्वॉल्व है सबको समझाता हूं, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है? ग्लाइकोलिसिस। क्या है? ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा? अब ध्यान से देखना, सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस में जो हमने कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम किया था दैट इज ग्लूकोज, वो आएगा। तो आप लोगों को ध्यान से देखना, ये भाई आ गया हमारा ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? केमिकल है। जो मैंने फूड खाया था वो मेरे बॉडी के अंदर केमिकल में कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में। ये क्या है? कार्बन कंपाउंड है। देखो आप देख सकते हैं जो ग्लूकोज है इसका फॉर्मूला क्या है? आप देख सकते हैं इसका फॉर्मूला है C6H12O6। इसमें 6 कार्बन होते हैं, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है। तो इस तरीके से ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। पूरी तरीके से मैं आपको बता दूं ये केमिकल है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या होगा? ऑक्सीडेशन, यानी कि ग्लाइकोलिसिस होगा। इसके ऊपर क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस। ये एरो बता रहा है कि इसके ऊपर क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस होगा। ग्लाइकोलिसिस होने के बाद एक केमिकल नया प्रोड्यूस होगा, एक केमिकल नया प्रोड्यूस होगा जिसको मैं बोलूंगा पायरुविक एसिड।
क्या बोलूंगा, पायरुविक एसिड। ये ग्लाइकोलिसिस हो रहा है किसके प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। ठीक है, क्या मिलेगा मेरे को, पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड का फॉर्मूला जो जानने की कोई जरूरत नहीं है। पायरुविक एसिड के बाद हम लोगों को एक और कंपाउंड मिलेगा, एक और केमिकल मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं, जरा ध्यान से देखो, एटीपी। क्या बोलते हैं, एटीपी बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों को और एक चीज मिलेगा जिसको NADH2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, NADH2। ध्यान से देखना, पहला स्टेप क्या है, हम लोग ग्लाइकोलिसिस सीख रहे हैं। ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा, जो सबसे पहला हमारा बेसिक कंपाउंड है ग्लूकोज, उसके ऊपर ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीडेशन होगा, उससे हम लोगों को क्या क्या मिलेगा, पायरुविक एसिड मिलेगा, एटीपी मिलेगा, NADH2 मिलेगा, और एक चीज मिलेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जरा देखो ध्यान से, वाटर। क्या मिलेगा, वाटर। तो इतना चीज हम लोग को ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या, नोट करके रखो, अच्छी तरीके से नोट करो। जब भी ग्लाइकोलिसिस होगा पहले कौन आएगा, पहले इन्वॉल्व होने के लिए ग्लूकोज आएगा, यानी कार्बोहाइड्रेट। ये ग्लूकोज के ऊपर जब ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन होगा, ग्लाइकोलिसिस होगा, मुझे मिलेगा पायरुविक एसिड, मुझे मिलेगा एक एटीपी, मुझे मिलेगा एक और केमिकल जिसको बोलते हैं NADH2, साथ में मुझे वाटर मिलेगा। बात समझ में आ गया, सिंपल था। चलो अब आगे बढ़ते। अब इसके अंदर ये जो NADH2 मिला है, ध्यान देना, ये तो एटीपी रहने दो इसको, ये मिल गया एक। अब ये जो NADH2 मिला है आप लोगों को, अब एक और पहले ये प्रोसेस को समझ लेते हैं। क्या, ग्लूकोज था मेरे पास, ग्लाइकोलिसिस हुआ, पायरुविक एसिड मिला, एटीपी मिला, NADH2 मिला और वाटर, सबके दो दो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। क्लियर हो गया। चलो अब ये एटीपी एक तो बन गया, अब और आगे भी बनते रहेगा एटीपी। वो कैसे बनेगा, NADH2 से बनेगा। तो जो अगला प्रोसेस है वो जो होगा उसको ही बोलते हैं हम लोग, देखो ये NADH2 आ गया, कौन आ गया, सॉरी पायरुविक एसिड। ठीक है, अब ये जो पायरुविक एसिड पहले वाले स्टेप में बना था उसकी बात कर रहा हूं, वो पायरुविक एसिड जो होगा, अब देखो जरा ध्यान से, ये पायरुविक एसिड हम लोगों को क्या देगा, ये देगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। फिर से, जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में बना था पायरुविक एसिड, एटीपी, उसके बाद क्या बना था, एटीपी के बाद NADH2 और वाटर, उसमें से जो पायरुविक एसिड है वो क्या करेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएगा, नया केमिकल बनाएगा। साथ में आप देख सकते हैं वापस से एक NADH2 मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं CO2 मिलेगा, और ये रिएक्शन देखो आप, पायरुविक एसिड जो था वो हम लोग को एसिटाइल कोएंजाइम ए देगा, NADH2 देगा और CO2 देगा। आ रहा है बात समझ में। तो अब इसके अंदर जो यहां पे एसिटाइल कोएंजाइम ए बना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोगों को एटीपी बना के देगा। अब क्रेब्स साइकिल अप्लाई होगा। ये पूरा प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस था। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में क्या क्या हुआ समझ लो। ग्लूकोज से हम लोगों को क्या मिला, पायरुविक एसिड मिला, एटीपी मिला, NADH2 मिला और वाटर मिला। अब जो उसमें से NADH2 मिला था उसने हम लोगों को क्या दिया, उसने हम लोगों को एसिटाइल कोएंजाइम ए दिया। सब हमारे सेल के अंदर चलते रहेगा, केमिकल बनते रहेंगे। एसिटाइल कोएंजाइम ए दिया, NADH2 दिया और CO2 दिया। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है इसके ऊपर सेकंड स्टेप दैट इज क्रेब्स साइकिल आएगा। क्या आएगा, क्रेब्स साइकिल। तो देखो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल स्टार्ट होगा, क्रेब्स साइकिल किसके ऊपर होगा, जो इससे पहले वाले प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस के अंदर हम लोगों को जो एसिटाइल कोएंजाइम ए मिला था उसके ऊपर ये वाला प्रोसेस होगा दैट इज क्रेब्स साइकिल। तो देखो ये बंदा कौन आ गया, आप देख सकते हैं ये जो आपको दिख रहा है ये एसिटाइल कोएंजाइम ए है, बराबर ना। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए के ऊपर क्रेब्स साइकिल आएगा, इसके ऊपर प्रोसेस होगा क्रेब्स साइकिल का, और ये हम लोगों को देखो ये क्या है, टीसीए का मतलब क्या होता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड वाला साइकिल चल रहा है, इसके ऊपर होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए के। और ये हम लोगों को देखो क्या दे रहा है, वाटर दे रहा है। ठीक है, साथ में हम लोगों को CO2 का गैस मिलेगा। ठीक है, CO2 गैस के बाद आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल मिला जिसको बोलते हैं NADH2। ठीक है, और उसके बाद NADH2 के बाद FADH2 मिलेगा। ध्यान से सुनते रहना आप लोगों को। और ये वाला प्रोसेस जो है यहां पे आप लोगों का कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस खत्म हो गया। फिर से क्रेब्स साइकिल में क्या इन्वॉल्व होता है, अभी देखो मैं इतना सिंपल कर दूंगा ना बाद में लास्ट में, पहले आप समझो स्टेप्स को। क्रेब्स साइकिल में क्या होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए हिस्सा लेगा, क्या देगा हम लोगों को देगा NADH2, FADH2, CO2 और H2O। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से, अब ये और ये दोनों जन हम लोगों को अब एनर्जी यानी एटीपी बना के देंगे अगले साइकिल में। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, अगला साइकिल आ गया, तीसरा साइकिल। अब पहले वाले साइकिल क्रेब्स साइकिल में कौन कौन बनाता है, NADH2 और FADH2। अब ये दोनों आएंगे, तो देखो ये NADH2 आ गया, NADH2 आ गया। उसके बाद ये क्या करेगा, देखो एटीपी के हम लोगों को 3 मॉलिक्यूल्स बना के देगा, इसके ऊपर
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन होगा NADH2 पे, और 3 ATP के मॉलिक्यूल मिलेंगे। ये ATP है तीनों, क्या है ये ATP है, क्या है ये ATP के 3 मॉलिक्यूल मिलेंगे। याद रखो सबसे पहले स्टेप में भी एक ATP मिला था, तो कितना हो गया ATP, 4 हो गया टोटल। ये 3 और एक सबसे पहले स्टेप में मिला था, याद है ग्लाइकोलिसिस जब ग्लूकोज को हुआ था पायरुविक एसिड ATP, याद है ना, और NADH2 मिला था, वो ATP रखा हुआ है और ये 3 ATP मिला। अच्छा, इसके पहले वाले प्रोसेस में NADH2 बना था, उसने 3 बना दिया, एक FADH2 भी बना था। वो क्या करेगा भाई, ये भी क्या करेगा वापस से, ये भी क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, ये भी ATP बनाएगा। देखो 2 मॉलिक्यूल, और इसके साथ में ये क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, और आप लोगों को CO2 गैस बनेगा। ये जो CO2 गैस बन रहा है यही एक्सहेल कर देंगे हम, बाहर निकाल देंगे हमारे बॉडी से। ये वाटर है, तो आप देखो हमारे पास इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में 5 ATP के मॉलिक्यूल्स तैयार हो गए, और यही एनर्जी है। देखो केमिकल, यही एनर्जी हमारा बॉडी एनर्जी केमिकल के फॉर्म में रखता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, और यहां पे हमारा ATP का फॉर्मेशन कंप्लीट, एनर्जी बन गया। अब एनर्जी को यूज कैसे करता है हमारा बॉडी, इस चीज को भी हम समझेंगे, बट अभी समझ लो कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व थे। सबसे पहला स्टेप था ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस जब होगा तो ग्लाइकोलिसिस में जो मेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट आउटपुट मिलेगा, जो केमिकल मिलेगा, वो होता है कोएसिटाइल एंजाइम ए, कोएसिटाइल ए, राइट। कोएसिटाइल ए जो हम लोगों को मिला, उसके ऊपर क्रेब्स साइकिल जाएगा, NADH FADH2 मिलेगा, उन लोग हम लोगों को ATP इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन के स्टेप में बना के देंगे। यही प्रोसेस है। तो देखो ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस से एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए के ऊपर क्रेब्स साइकिल होगा, क्रेब्स साइकिल से हम लोगों को NADH2 FADH2 से ATP मिलेगा। बात समझ में आ गया, यही प्रोसेस। अब एनर्जी कैसे मिलेगा, ATP से एनर्जी कैसे मिलेगा, इसको देखना है। तो ये रहा आपका ATP। ATP होता क्या है, सब लोग समझो। कितने मॉलिक्यूल है मेरे पास ATP के, ये 5 मॉलिक्यूल ATP के जो बने अभी मेरे पास, यही एनर्जी है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जाके स्टोर हो गया। कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। ATP के फॉर्म में ये पूरा केमिकल ATP कहलाता है, ये हमारे सेल में जाके स्टोर हो गया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। अब इस ATP से एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो नाम है, इससे एनर्जी निकालेंगे कैसे, तो देखो वो स्टेप को समझते हैं, ठीक है। तो इससे जो एनर्जी निकालने का स्टेप है वो हम लोग समझ लेते हैं, एनर्जी करेंसी। देखो अब ATP मैंने यहाँ पे एक बना दिया, एक मॉलिक्यूल समझेंगे, ATP है, एडिनाइन होता है इसके अंदर एक, ये राइबोस शुगर होता है, ये पूरा स्ट्रक्चर ATP का है, ठीक है, केमिकल है पूरा, ठीक है। एडिनाइन ये क्या है, राइबोस शुगर, ये फॉस्फेट है। ये देखो आप लोग ये जुड़े हुए हैं, इसमें 3 फॉस्फेट है, 1 2 3, इसके लिए ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, क्लियर। तो ये जो आप बॉन्ड देख रहे हो, देखो ये जुड़ा हुआ है, ये दिख रहा है आपको जुड़ा हुआ है, इसी में एनर्जी स्टोर है केमिकल के फॉर्म में। ये ATP में ये जो फॉस्फेट होता है ना, इसके अंदर एनर्जी स्टोर होता है ये बॉन्ड में। तो जब भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है तो एक ATP आएगा। देखो ये एक ATP आया, एक बॉन्ड तोड़ दिया, अगर आप देखोगे ये एक ATP आया, एक बॉन्ड तोड़ेगा तो ये एनर्जी निकला, और ये हमारा बॉडी यूज कर लेगा फॉर द प्रोडक्शन, फॉर द वर्किंग ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन। आया बात समझ में। तो ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में एक फॉस्फेट को तोड़ेंगे तो एक बॉन्ड में से ये एनर्जी मिलेगा, फिर इसको तोड़ूंगा तो एनर्जी मिलेगा, इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो एनर्जी मिलेगा। इस तरीके से वो एनर्जी हमारा बॉडी अलग अलग काम करने के लिए यूज करता है। तो ये रहा हमारा खूबसूरत सा सफर, ग्लाइकोलिसिस से लेके, ग्लाइकोलिसिस तो छोड़ ही दो, कार्बोहाइड्रेट से लेके एनर्जी फॉर्मेशन तक का सफर। आया बात समझ, बहुत मजेदार सफर है कि नहीं, चलो वेरी गुड। तो ये तो समझ में आ गया। अब लिपिड्स एंड प्रोटीन, अब देखो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से तो एनर्जी बनाना सीख लिया, वही मेन सोर्स है। हमारे बॉडी में मैक्सिमम एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से बनता है। अभी जो कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो हम न्यूट्रिएंट लेते हैं, क्या उससे भी एनर्जी मिलता है, आंसर यस, लेकिन वो मेन सोर्स नहीं होता, मेन सोर्स नहीं होता। तो क्या होता है, लिपिड्स एंड प्रोटीन, जैसे हम लोग किसी दिन फास्ट रख लिए तो कुछ नहीं खाएंगे, लेकिन बॉडी को तो एनर्जी की जरूरत है, तो उस टाइम पे हो सकता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में नहीं है या कमी है, तो फिर लिपिड्स और प्रोटीन पिक्चर में आएंगे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो लिपिड्स और प्रोटीन क्या करेंगे, इन लोग जो है ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट करके कोएसिटाइल एंजाइम ए बनाएंगे। मेन तो कोएसिटाइल एंजाइम ए ही है, वही एनर्जी बना के देगा, ठीक है। चलो देखते हैं, इफ देयर इज इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन बॉडी, इनसफिशिएंट है ड्यू टू एक्सेप्शनल कंडीशन लाइक फास्टिंग एंड हंगर, देन लिपिड्स एंड प्रोटीन आर यूज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। तो ये जो लिपिड्स है, इन केस ऑफ लिपिड्स दे आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड, वेयरएज प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। लिपिड्स फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है और प्रोटीन अमीनो एसिड में, और हम लोग को एनर्जी देता है। देखते हैं,
फैटी एसिड जो है एंड अमीनो एसिड आर कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। यही तो मैंने बोला आपको, हर प्रोसेस में एसिटाइल कोएंजाइम ए चाहिए। कार्बोहाइड्रेट का जब ग्लाइकोलिसिस कर रहे थे उसमें भी हम लोगों ने एसिटाइल कोएंजाइम ए ही बनाया, उसने NADH2 FADH2 देके हम लोगों को एनर्जी बना के दिया। तो वही है, तो लिपिड्स जो लिपिड्स है उसके अंदर फैटी एसिड जो प्रोटीन में अमीनो एसिड है ये लोग पहले कोएसिटाइल एंजाइम ए में कन्वर्ट होंगे, राइट। एंड उसके बाद एनर्जी इज ऑब्टेन थ्रू कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए का ऑक्सीडेशन होगा और फिर हम लोगों को क्रेब्स साइकिल उसके ऊपर जाएगा और उसके बाद हम लोगों को क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। तो ये साइकिल को देखो, पहले कार्बोहाइड्रेट में क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस होगा, क्लियर। ग्लाइकोलिसिस में दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट लोग बनेंगे, कौन, पायरुविक एसिड बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा। एसिटाइल कोएंजाइम ए के ऊपर क्रेब्स साइकिल होगा, क्या होगा, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल से जो रिजल्ट मिलेगा उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन चेन रिएक्शन बनेगा, तो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में H2 और CO2 हम एक्सेल कर देंगे, राइट। अगर वहीं पे कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में नहीं तो प्रोटीन और लिपिड से लिया जाएगा। प्रोटीन अपने आप को पहले अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगा, फिर अमीनो एसिड के ऊपर ऑक्सीडेशन होके एसिटाइल कोएंजाइम ए के ऊपर ऑक्सीडेशन होके क्रेब्स साइकिल पे जाएगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगा। लिपिड्स में फैटी एसिड से कोएसिटाइल एंजाइम ए बनेगा, उसके बाद देख सकते हैं आप क्रेब्स साइकिल और ये प्रोसेस चलता रहेगा। इस तरीके से हम लोगों के बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन से एनर्जी जनरेशन का काम चलता है। बट ध्यान रखना, एनर्जी जो बनता है एटीपी एक केमिकल है, केमिकल के फॉर्म में एनर्जी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होता है। तो आई होप कि बहुत अच्छे से आपको स्टेप वाइज सारे चीजें समझ गए। इस तरीके से इस वाले जो हम प्रोसेस को देखें एनर्जी फॉर्मेशन का, इस प्रोसेस को बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व था और ये रेस्पिरेशन सेल के अंदर होता है, इसके लिए इसको हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, एक एरोबिक जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है जो अभी हमने सीखा, एक होता है एनारोबिक जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखने वाले। क्लियर। तो आई होप कि सब लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई, अच्छी तरीके से आपने नोट्स भी बना दिया। अगर वीडियो पसंद आया तो फटाक से लाइक कर देना है, कमेंट कर देना आप लोगों को और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और सबसे बड़ी बात तो ये, अगर आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दो सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट्स इन फ्यूचर। डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक दिया है उस पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाना है। वहां पे आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे, बहुत सारे एग्जाम टिप्स मिलेंगे, तो वो भी बहुत बेनिफिशियल है, तो उसका बेनिफिट उठाना है। तो इसी तरीके से मिलते हैं वापस से नेक्स्ट लेक्चर में, तो हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।